हेलो एवरीवन, वंस अगेन सबका स्वागत है इस हरे भरे से नॉलेजेबल बायोलॉजिकल सेशन में, महफिल में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं रिलेटेड टू ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉट ओनली फॉर मेडिकल और नीट स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर कॉमन नॉर्मल पीपल्स। ओके, सो आज हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज ईसीजी, बेसिकली ईसीजी क्या होता है और हाउ टू रीड ईसीजी, मतलब जो ईसीजी का पैटर्न है, राइट, वो कैसे आता है, क्या आता है, उसे कैसे रीड किया जाता है, राइट, तो उसे हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एक छोटी सी कहानी या फिर स्टोरी में बताना चाहूंगा या सिचुएशन बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है हमारे घर में, हमारी कॉलोनी में या कहीं और, है ना, अचानक से कोई पेशेंट, लेट्स से कोई पेशेंट, कोई पर्सन है जिसे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चेस्ट पेन हो रहा है। वो पेन होते होते कंधों तक गया, हाथ तक गया, जबड़े तक गया, नेक तक गया, उसके साथ उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा डिजीनेस हो रहा है ना, चक्कर से आ रहे हैं, थोड़ा सा यू कैन कॉल कोल्ड स्वेट आ रहा है, बहुत ही ठंडा टाइप का पसीना आ रहा है, राइट। तो ये कंडीशन में हम लोग बहुत ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और इमीडिएटली एम्बुलेंस को बुलाकर वो पेशेंट को एडमिट करवाते हैं, लेकर जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, राइट। अब ये कंडीशन में होता क्या है, जब आप लोग जाओगे, जब हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो सबसे पहला सेंटेंस जो डॉक्टर कहते हैं दैट इज के इमीडिएटली ये पेशेंट का ईसीजी करवा दो। ईसीजी मींस दैट्स अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये क्या है, राइट, वो पैटर्न जो आती है वो क्या है, कैसी है, कौन सी कंडीशन पे डॉक्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। एंड ऑल्सो ये जो टॉपिक है दैट इज अ टॉपिक ऑफ बायोलॉजी नीट, राइट, 11th स्टैंडर्ड में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एक चैप्टर है जिसमें ये टॉपिक आता है। तो हम लोग आज इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, क्या है। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एज यू नो वेरी वेल। ये एक ऐसा मशीन होता है, ओके, इस तरीके का मशीन होता है और यहां से जो पेज निकल रहा है दैट इज योर दैट पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, सो यहां पे होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन ईसीजी, एज पर द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको समझना पड़ेगा कि चीज है क्या पहले तो। ओके, सो बेसिकली एज यू ऑल नो कि हमारा जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, ओके, वो हार्ट कंटिन्यूअसली क्या करता है, पंपिंग करता है, राइट। ये हम सब जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि हमारा हार्ट क्या करता है, कंटिन्यूअसली पंपिंग करता है, बीट करता है। ओके, वो नॉर्मली 70 to 72 बीट्स पर मिनट वो चलता रहता है, राइट। ये हम लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब हार्ट पंपिंग करता है तो हार्ट के जो मसल्स है, हार्ट के जो मसल्स है उस पे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आता है। क्या आता है वहां पे, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होने वाला है। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो जनरेट होता है एट द मसल्स ऑफ योर हार्ट, बिकॉज हार्ट के मसल्स को अगर आप देखोगे तो गेट टू नो कि वहां पे एक स्पेशल क्या होता है, कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल के टिश्यू होते हैं और जहां पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है, राइट। और बिकॉज ऑफ दैट ओनली हमारा हार्ट क्या करता है, कंटिन्यूअसली बीट करता है, कंटिन्यूअसली धड़कता रहता है, राइट। ये आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से। नाउ ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होते 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 कहां तक आएगा, हमारी बॉडी के सरफेस पे आएगा। कहां पे आएगा, बॉडी की सरफेस पे आता है, जनरेट होता है। और ये बॉडी के सरफेस पे आते आते वो कहां तक जाएगा, हमारे स्किन के ऊपर आएगा, राइट। मतलब कि हार्ट जो बीट कर रहा है कंटिन्यूअसली लब डब मूवमेंट से, है ना। देखो हार्ट पंप क्यों कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए कर रहा है, राइट। तो जब हार्ट पंप करेगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा एट द साइट ऑफ योर कार्डियक मसल्स, बराबर। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो आते आते कहां तक आएगा, हमारी बॉडी सरफेस तक आएगा और हमारे स्किन तक आने वाला है। अब डॉक्टर्स ने क्या किया, रिसर्चर्स ने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस बना दिया, एक ऐसा डिवाइस बना दिया, एक ऐसा मशीन बना दिया जिसमें इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। अगर आप में से किसी ने ईसीजी करवाया होगा या कहीं भी देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि चेस्ट एरिया पे जहां पे हमारा हार्ट लोकेट होता है, वहां पे करीबन 5 से 6 अलग अलग कलर के वायर के इलेक्ट्रोड्स अटैच किए जाते हैं, है ना। पहले एक नॉर्मल सा जेल लाइक स्ट्रक्चर, एक जेली टाइप मटेरियल लगाते हैं और वहां पे वैक्यूम जैसे एक छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रोड अलग अलग फिक्स किए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया पे 5 से 6 अलग अलग इलेक्ट्रोड को अटैच किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट 2 इलेक्ट्रोड हाथ में और 2 इलेक्ट्रोड पैर में अटैच किए जाते हैं। अभी ये ऐसा अरेंजमेंट क्यों है, टू अंडरस्टैंड और टू डिटेक्ट। ओके, स्किन के सरफेस पे क्या है, स्किन के सरफेस पे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को क्या करते हैं हम, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिवाइस व्हाट वी आर डूइंग रिकॉर्ड। उसका हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वो जो पैटर्न हमारे स्किन तक आई है, वो स्किन तक आने वाली पैटर्न को हम लोग इलेक्ट्रोड की मदद से
कैप्चर कर लेते हैं और उसे इस पर्टिकुलर डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, उसे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो वो पैटर्न जो जनरेट होगा वो किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से हमें दिखने वाला है, राइट। कुछ ऐसा पेज वहां पे जनरेट होता है। अब वे पेज को डॉक्टर देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं और देखने के बाद कंफर्म करते हैं कि जो पेशेंट को आप लेकर आए हो क्या उसे हार्ट अटैक आया है, या फिर उसको कार्डियक अरिथमियासिस आया है, या फिर अंजाइना पेक्टोरिस आया है, या फिर उसको हाइपर एसिडिटी होने से भी कई बार क्या होता है कि हाइपर एसिडिटी से भी यहाँ पे चेस्ट पेन होता है। तो अगर हाइपर एसिडिटी हो तो डॉक्टर वो बताएंगे, अगर गैस भर गया तो वो बताएंगे। तो बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, राइट। इंडाइजेशन में भी ऐसी कंडीशन आती है, राइट। तो बाय रीडिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ, बाय नोइंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ, डॉक्टर कंफर्म कर लेते हैं कि ये पेशेंट को क्या हुआ है, आइदर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक और एनीथिंग एल्स। सही है। तो समझने वाली बात यह है कि ईसीजी जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये जो डिवाइस है जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बनाया है, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी सरफेस पे मतलब कि स्किन के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो आ रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो आ रहा है, उसे इलेक्ट्रोड लगा के कैप्चर करके रिकॉर्ड किया जाता है और वो रिकॉर्ड एक पेज के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो पैटर्न यहां पे दिखता है वो कैसा होता है, राइट। वो जो पैटर्न है, राइट, P, QR, S and T, वो पैटर्न के वेव्स क्या हैं, वो कैसे जनरेट होते हैं और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, तो ये सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कार्डियक साइकिल। वी शुड अंडरस्टैंड कार्डियक साइकिल। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन कार्डियक साइकिल क्या होती है। एज यू ऑल नो हमारा हार्ट है, राइट। अब थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूंगा यहाँ पे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट हैज अ 4 चैम्बर्स, राइट, ये आप लोग जानते हो। ओके, ऊपर देखो उसमें ना एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड होता है। लेट्स से दिस इज राइट हैंड साइड एंड लेट्स से दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये दोनों यहां पे साइड हो गई है, ये समझ में आ रहा है अपने को। ओके, ऊपर के जो चैम्बर्स रहेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एट्रिया और ऑरिकल्स, नीचे के होते हैं वेंट्रिकल्स। और एट्रिया और ऑरिकल्स नीचे के हो गए वेंट्रिकल्स, बराबर। तो ये हो गया राइट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ओके, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये डायग्राम लेने का, फिगर लेने का काम उतना ही है कि आपको समझ में आए, अंडरस्टैंड कर पाओ कि कौन कौन से चैम्बर है और किस तरीके से होने वाला है, राइट। अब कार्डियक साइकिल की जब शुरुआत होती है तो विल गो विथ, हम लोग देखो अगर बच्चे पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में से यही टॉपिक को, तो उन्हें कार्डियक साइकिल जॉइंट, यू कैन कॉल जॉइंट डायस्ट्रोल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जॉइंट डायस्ट्रोल मतलब क्या? देखो एक चीज मैं पहले कंफर्म कर देना चाहूंगा कि कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना कि सिस्टोल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टोल क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि सिस्टोल समझ नहीं पाते हैं, तो इतना ही आपको समझना है। सिस्टोल का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्सेशन और यू कैन कॉल कॉन्ट्रैक्शन, बराबर। कार्डियक मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है वी आर कॉलिंग इट एज अ सिस्टोल। दूसरा होता है डायस्टोल, दूसरा क्या होता है? डायस्टोल होता है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव रिलैक्सेशन, दैट इज रिलैक्सेशन। ये दो कंडीशन माइंड में फिक्स कर लो, फिट कर लो, बराबर, कभी भी इसको भूलना नहीं है। ओके, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसकी वजह से आया है, बिकॉज ऑफ विच मैकेनिज्म ये चीज आई है। तो वी कैन गो लाइक दिस कि ये आया है बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन, है ना। जब हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में इंपल्स कंडक्शन पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि डीपोलराइजेशन क्या है। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि डीपोलराइजेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे आयंस का ट्रांसफर होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन, राइट। तो वो आयन के चेंजेस से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होने वाला है। इतना समझ के रखो अभी के लिए कि सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज आल्सो डीपोलराइजेशन। ओके, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन जो दिखने वाला है दैट इज बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन। डन हो गया। चलो, डायस्ट्रोल आता है बिकॉज ऑफ रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ये दोनों चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपको पता नहीं है कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या है, ओके, तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाओ, वहां पे मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बताया था कि न्यूरॉन्स किस तरीके से इंपल्स कंडक्शन करते हैं, मतलब इंपल्स जनरेशन और इंपल्स कंडक्शन कैसे होता है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन एक्टिविटीज क्या है। तो वहां पे आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये चीजें क्या है। बट अभी के लिए समझ लो कि डीपोलराइजेशन मींस लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोल एंड दिस रीपोलराइजेशन लीड्स टू डायस्ट्रोलर रिलैक्सेशन। ये समझ में आ गया, राइट। तो फर्स्ट विल गो विथ, लेट्स से, देखो एक चीज समझ लो, दूसरी चीज कि अगर राइट हैंड साइड है तो यहां पे एट दिस साइड क्या होने वाला है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाला है। कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और यहां पे ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहने वाला है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला कौन सा? अच्छा खून,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट हैंड साइड वाला गंदा खून मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमें मतलब माइंड में फिक्स करके रखना है, राइट। अब क्या हुआ कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में दोनों में क्या हुआ, दोनों में ब्लड आ गया है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। तो फर्स्ट कंडीशन यहां पे क्या होने वाली है, वी कैन क्या इज एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल भी बोल सकता हूं मैं इसे, या फिर आई कैन गो विथ के एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल सिस्टोल बोलूं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोलूं, एट्रियल डिपोलराइजेशन बोलूं, दोनों तीनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों एट्रिया जो है, दोनों एट्रियम जो है वो क्या करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्शन करने वाले हैं, मतलब कि वो दबने वाले हैं, राइट। जब ये होगा एट्रियल सिस्टोल, जब होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, तो बेसिकली क्या होगा, यहां से दोनों चैम्बर में से, ऊपर के चैम्बर में से खून कहां जाएगा, नीचे के चैम्बर में जाएगा, राइट। मतलब कि दोनों वेंट्रिकल्स में जाने वाला है। So right atrium to right ventricle and left atrium to left ventricle with the help of some walls। तो यहां पे कुछ दो टाइप के वॉल्स होते हैं, ओके। तो दोनों वॉल्स की बात करूं, यहां पे एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल, एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल, राइट, जो होता है राइट हैंड साइड, ये समझना है। एंड दूसरा होता है मिट्रल वॉल। कौन सा रहेगा, मिट्रल वॉल रहेगा, जो कौन सी साइड रहने वाला है, जो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये भी समझना है हमें। तो ये दोनों वॉल क्या हो जाता है, ये दोनों वॉल आपस में क्या होते हैं, ओपन होते हैं, बराबर है। ये अंडरस्टैंड करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्डियक साइकिल को बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं यहां में समझाने का ट्राई करूंगा, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुई है, राइट और लेफ्ट एट्रियम में दोनों में क्या हो गया, ब्लड आ चुका है। राइट हैंड साइड डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजनेटेड, और दोनों एट्रियम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, दब गए, ओके। जब इसने कॉन्ट्रैक्शन किया तो क्या हुआ, राइट हैंड साइड ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट हैंड साइड बाइकस्पिड वॉल, मतलब कि मिट्रल वॉल, वो ओपन हो गए, और ब्लड कहां चला गया, दोनों वेंट्रिकल्स में चला गया, ओके। नियरली एट्रियल सिस्टोल जो होता है, इट विल टेक अराउंड 0.1 सेकंड। कितना होता है इसका टाइम, 0.1 सेकंड लगने वाला है, राइट। ये कंडीशन आई होप आपको समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी, ओके। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट कंडीशन है क्या होने वाली है, अब दोनों चैम्बर में से ब्लड कहां पे आ गया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है, राइट। अब क्या होगा, दूसरा होने वाला है वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होने वाला है। नेक्स्ट क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ओके। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, एज यू ऑल नो वेरी वेल, कि दोनों वेंट्रिकल्स जो है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, दबने वाले हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भी डीपोलराइजेशन हो रहा है, राइट। तो वेंट्रिकुलर वहां पे क्या हो रहा है, सिस्टोल होने वाला है, वो दोनों दबने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो वो टाइम पे क्या होगा, एट दिस पर्टिकुलर टाइम, यहां पे भी दो अलग अलग वॉल्स होती हैं, यहां पे भी वेंट्रिकल्स में दो अलग अलग वॉल्स होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल। क्या बोलेंगे उसको अपन, सेमी ल्यूनर वॉल, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल्स में आपको सेमील्यूनर वॉल मिल जाएगी। अब वो दोनों सेमील्यूनर वॉल क्या होने वाली है, ओपन होने वाली है, बराबर है, ये समझ में आ रहा है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, पूरी बॉडी में जाएगा और टिश्यूज को मिलेगा, ठीक है। और ये टाइम पे क्या होना चाहिए, सेमील्यूनर वॉल दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट समझना यह है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है उसी टाइम पे ऑरिक्यूलर डायस्टोल होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पे आता है ना। कंफ्यूज होते हैं बच्चे, डेफिनेटली होने वाले कि सर वेंट्रिकल्स का यहाँ पे सिस्टोल हो रहा है तो क्या ये एट्रिया भी, जो एट्रिया है वो भी क्या सिस्टोल ही रहेंगे, नहीं। जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होगा तो सेम टाइम पे, सेम मूवमेंट पे क्या होगा, एट्रिया का डायस्टोल होने वाला है, ठीक है। और इट विल टेक अराउंड 0.3 सेकंड। कितना रहेगा इसको, 0.3 सेकंड, ठीक है। मतलब कि क्या होगा यहाँ पे 0.3 सेकंड में क्या होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो गया और ऑरिकल्स का डायस्टोल हो गया। ये समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट विल बी योर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या बोलेंगे उसको अपन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होने वाला है, ठीक है। समझना इसको भी, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो सेम टाइम पे, अभी ये मूवमेंट पे इट विल, देखो मैं बताता हूं, इट विल टेक अराउंड 0.4 सेकंड, 0.4 सेकंड होता है। एंड वी आर कॉलिंग इट एज अ जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलेंगे उसको अपन, जॉइंट डायस्टोल बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे
एट दिस पर्टिकुलर सेकंड ऑफ टाइम क्या होने वाला है, एट्रिया भी रिलैक्स कंडीशन में है और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स कंडीशन में है। मतलब दोनों के दोनों कौन सी कंडीशन में है, रीपोलराइज और डायस्टोलिक कंडीशन में है। ठीक है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल चारों के चारों चैम्बर क्या है एक टाइम में साथ में क्या होने वाला है, रिलैक्स होने वाला है, रिलैक्स कंडीशन में है, डायस्टोलिक कंडीशन में है। ठीक है, ये आपको समझ में पूरी तरीके से आ रहा होगा एंड इट विल टेक अराउंड 0.4 सेकंड। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो फिर से वंस अगेन क्या होने वाला है, राइट हैंड साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा एट्रिया में और वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट हैंड साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा एट्रिया में और वेंट्रिकल्स में। ठीक है, सो मैंने ऊपर से आपको थोड़ा बताने का ट्राई किया है कि कार्डियक साइकिल क्या होती है, बिकॉज अगर कार्डियक साइकिल नहीं समझोगे तो पता ही नहीं चलेगा ईसीजी क्या है और कैसे आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें 3 फेज आते हैं, ऊपर से मैंने बता दिया। ओके, एट्रियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसी टाइम पे ऑरिकुलर डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल होता है, एंड लास्ट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, और ये तीनों में कितना टाइम लगने वाला है, इसमें 0.1 सेकंड, इसमें 0.3 सेकंड, इसमें 0.4 सेकंड। सो अल्टीमेटली वी कैन गो लाइक कि टोटल कार्डियक साइकिल को कितना टाइम लगता है, इट विल टेक अराउंड 0.8 सेकंड। बराबर है, कितना टाइम लगने वाला है, 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। बराबर, मतलब एक बार जो हार्ट है वो बीट करने वाला है और एक बार जब हार्ट बीट करेगा 1 कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड में, तो वो टाइम पे क्या होने वाला है वो समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि ईसीजी इसके रिगार्डिंग क्या है, कैसे है, विल गो विद दैट, समझने का ट्राई करते हैं। चलो, तो ये आपका ईसीजी पैटर्न है। ऐसे आप जब देखते हो ईसीजी कहीं पे भी तो कुछ इस तरीके से आता है ना, कई बार मूवीज में या फिर न्यूज़पेपर में कहीं भी आप ये पैटर्न को देखते हो, है ना। तो ये पैटर्न आपको दिखेगा, यहां पे 3 अलग अलग वेव मिलते हैं। फर्स्ट इज पी वेव, सेकंड इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज टी वेव। बराबर है। अब ये पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव क्यों दिखते हैं, इसके भी रीजन है, इसका भी क्या है, रीजन है। अगर मैं ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट करूं लाइक दिस, बराबर है, तो यहां पे क्या आने वाला है, थोड़ा सा नीचे से प्लॉट करूंगा मैं। ओके, अगर मैं कुछ ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करूं फ्रॉम दिस, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, तो पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या रहने वाला है, यहां पे रहने वाला है टाइम, टाइम इन सेकंड। बराबर है, और वहां पे क्या रहने वाला है, वहां पे रहेगा मिलीवॉल्ट। मिलीवॉल्ट में क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रिकल चार्ज, बराबर, या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे क्या रहने वाला है, टाइम रहने वाला है। जब ईसीजी पैटर्न देखोगे तो आपको इस तरीके से समझ में पूरा आ जाएगा, राइट। अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि पी वेव जो आता है वो क्यों आता है, किसकी वजह से आता है। ओके, यहां पे हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, यहां पे +1 आएगा, +1, और यहां पे -1 आएगा, इस तरीके से कुछ रीडिंग होती है। लेकिन पी वेव जब आता है तो पी वेव कौन से टाइम में आता है, तो पी वेव का आने का जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है वो कौन सा रहेगा, दिस ड्यूरेशन ऑफ पी वेव जनरेशन इज अबाउट ओनली 0.1 सेकंड। क्या रहेगा, 0.1 सेकंड रहेगा पी वेव का जनरेशन जब होगा। इट मींस कि ये समझ में आ रहा है कि पी वेव किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ योर एट्रियल सिस्टोल। किसकी वजह से आ रहा है, एट्रियल सिस्टोल की वजह से आ रहा है, या फिर यू कैन कॉल एट्रियल डीपोलराइजेशन, है ना। ये हम लोग समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से क्या होने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन, दोनों एट्रिया जब ऊपर के चैम्बर के दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दबेंगे, बिकॉज ऑफ एसए नोड, तब क्या होने वाला है, वहां पे पी वेव जनरेट होने वाला है। किसका, ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। ठीक है, ये अपने को समझ में पूरी तरीके से आ चुका है। आगे बढ़ेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ओके, सो लेट्स से कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो जनरेट होने वाला है वो किसकी वजह से होगा, उसका एक्चुअल रीजन क्या है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्यों आएगा, बिकॉज पहले उसके सेकंड बता दूं, 0.3 सेकंड में वो जनरेट होने वाला है। इट मींस कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को जनरेट करने के लिए क्या रहेगा, हियर यू विल हैव वेंट्रिकुलर सिस्टोल, you will have ventricular systole or you can call ventricular depolarization। ठीक है, मैंने डीपी लिख दिया, मींस दैट्स अ डीपोलराइजेशन। ये समझ में आ रहा है। सो यहां पे 0.3 सेकंड में आप ये भी बोल सकते हो कि सर यहां पे एट्रिया को तो रिलैक्सेशन हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल हो रहा है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, बट ये वेव जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओनली, राइट। वो हमने कार्डियक साइकिल में पढ़ा कि 0.3 सेकंड बाद में क्या होने वाला है, यहां पे 0.3 सेकंड के अंदर क्या होने वाला है, यहां पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल होने वाला है। लेकिन ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है दैट इज बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ओनली। ठीक है, चलो अपने को ये समझ में आ गया। देखो
अगर मैं यहां से 0 सेकंड से बात करूं, कितने से 0 सेकंड से अगर मैं बात करूं तो यहां से आएगा 0.1 सेकंड, बराबर। इतने में क्या आ जाएगा 0.1 सेकंड। उसके बाद यहां पे 0.3 मतलब कितना आएगा 0.4 सेकंड। इसको मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आएगा, तो चलो बाद में बताता हूं। एंड द टी वेव, लास्ट क्या रहेगा आपका, टी वेव जनरेट कैसा होता है, टी वेव जनरेट होने वाला है एट 0.4 सेकंड, एट दी टाइम ऑफ योर 0.4 सेकंड का जो ड्यूरेशन था ना वो टाइम में जनरेट होने वाला है, बराबर। और यहां पे डेफिनेटली आपको पता है क्या होने वाला है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल की वजह से या फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से होने वाला है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बराबर है। तो तीनों फेज किसके आ गए, कार्डियक साइकिल के कंप्लीट हो गए। लेकिन 0 से जब मैं गिनूंगा तो ये जो वैल्यूज है वो वैरी करने वाली है। मैंने क्या बताया, ये उसका ड्यूरेशन है जनरेट होने का, ये इसका ड्यूरेशन है जनरेट होने का, और ये इसका ड्यूरेशन है जनरेट होने का। लेकिन अगर मैं प्रॉपर ड्यूरेशन की बात करूं तो प्रॉपर टाइमिंग कैसा रहेगा, 0 to 0.1, तो यहां पे कितना आएगा, इट शुड बी और 0.1 सेकंड, 1 सेकंड आएगा, बराबर। अब 0.1 से लेके 0.1 सेकंड से लेके 0.3 सेकंड, बराबर। 0.1 to 0.3 सेकंड मतलब कितना हो गया, यहां पे कितना आना चाहिए, 0 से अगर मैं कंसीडर करूं तो कितना आना चाहिए, 0 से लेकर ये आएगा 0.4 सेकंड, ठीक है। और अगर 0 से फिर से मैं यहां मेजर करूंगा तो यहां पे कितना आएगा, 0.8 सेकंड आने वाला है, ठीक है। सो ये चीजें मैंने बताई है क्योंकि आपको ड्यूरेशन पता थे कार्डियक साइकिल के, बराबर है। लेकिन अगर मैं 0 से मेजर करूंगा तो विल हैव दिस पर्टिकुलर थिंग्स। और एज यू ऑल नो वेरी वेल कि 0.8 सेकंड में क्या होता है, एक टोटल कार्डियक साइकिल जो है, 1 कार्डियक साइकिल वो क्या होती है, कंप्लीट होने वाली है पूरी अच्छी तरीके से, राइट। तो ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भैया कार्डियक साइकिल कैसे यहां पे हम लोग रिलेट करते हैं। और ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के पेज पे जो आपको ग्राफ मिलता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो किस तरीके से आते हैं और किसकी वजह से आते हैं, ठीक है। तो यहां पे मिलीवॉल्ट्स होते हैं, बराबर। यहां 0 से स्टार्ट करते हैं, जो लाइन रहेगी बेस लाइन उसकी रहेगी 0 से +1 -1 इस तरीके से रीडिंग आती है, ऊपर +2, यहां पे नीचे -2 आएगा, राइट। तो ऐसी कुछ रीडिंग यहां पे आती रहती है। डन। सो दिस इज व्हाट वी हैव द एक्चुअल रीडिंग ऑफ योर ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। डन। चलो, तो ये पता चल गया हमें कि ईसीजी क्या होता है, उसके पैटर्न जो उसके जो अलग अलग वेव्स है वो किसकी वजह से आते हैं। अब जब डॉक्टर वो ईसीजी के पेज को देखता है तो क्या एनालाइज करता है ना, उनको क्या वैसा पता चलता है जिससे वो बताते हैं कि हाँ वो पेशेंट नॉर्मल है, मतलब उसका हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, उसे यू कैन कॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब कि हार्ट अटैक नहीं हुआ है, उसे हार्ट की कोई भी बीमारी नहीं है, या फिर हार्ट की बीमारी है। तो डॉक्टर कैसे पता करते हैं, ऑन विच बेसिस वो हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि वो चीजें क्या है, कैसी है, ठीक है। तो फिर से मैंने वही ले लिया ईसीजी का ग्राफ, एंड वहां पे ऊपर लिखा है हाउ टू रीड, कैसे करेंगे। अब आपको सेकंड्स तो पता चल गया, 0.8 सेकंड में पूरा ग्राफ मिलने वाला है, लेकिन यहां पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ओके। जैसे मैं बताऊं कि अगर पी आर का डिस्टेंस, किसका, पी आर का अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो पी आर का नॉर्मल डिस्टेंस होता है 0.18 सेकंड। क्या होता है, 0.18 सेकंड, ओके। तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे एट्रियल सिस्टोल और यहां पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ओके। तो वो दोनों के बीच में जो गैप रहेगा एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, वो कितना आएगा, ऑन एन एवरेज 0.8 सेकंड तक आने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर मैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, अगर मैं सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को जनरेट होने के लिए कितना सेकंड लगते हैं, इट विल टेक अराउंड 0.08 सेकंड। कितना लगेगा, 0.08 सेकंड। देखो ये रेंज में आता है, अगर आप पढ़ोगे ना अलग अलग बुक्स में से तो गेट टू नो पता चलेगा आपको कि अलग अलग रेंज में दिया हुआ है ना, अलग अलग उसका फेज है। लेकिन मैंने ऑन एन एवरेज आपको करके दिखाया है कि कितने कितने सेकंड में ये वेव्स जो है वो जनरेट होते हैं, या फिर उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो क्यूआरएस का जो डिस्टेंस रहेगा सिर्फ यहां से लेके यहां तक, वो कितना रहेगा, 0.08 सेकंड, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्यू से लेके टी तक, क्यू से लेके टी तक का डिस्टेंस की बात करूं, सो इट विल टेक अराउंड 0.40 सेकंड, 0.40 सेकंड ऑन एन एवरेज। और अगर मैं एस से लेके टी की बात करूं, एस से लेके टी की बात करूं, सो इट विल टेक अराउंड 0.32 सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया डिस्टेंस, ये मैंने क्या बता दिया आपको, डिस्टेंस। ये क्यों बताया, बिकॉज ये डिस्टेंस पे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स बेस्ड करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर भी बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए। तो डॉक्टर क्या देखते हैं
व्हाट डॉक्टर सी, ठीक है। अगर पीआर जो है, अगर पीआर का डिस्टेंस और एसटी का डिस्टेंस, समझना क्या बोल रहा हूं, अगर पीआर का डिस्टेंस, पी वेव और आर जो ऊपर जनरेट हुआ है पिक पॉइंट पे, वो दोनों का डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया, यू कैन कॉल, अगर पीआर इंटरवल और एसटी इंटरवल, पीआर और एसटी इंटरवल वो अगर बढ़ गया है ना, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दोनों को दोनों क्या हो गया, अगर इंक्रीज हो गया, तो वो टाइम पे डॉक्टर जज करते हैं, डॉक्टर को पता चलता है कि क्या हुआ है, दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। किससे सफर कर रहा है, हार्ट, सॉरी इसको थोड़ा सा निकाल देंगे अपन, इरेजर लेंगे, इरेज कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर से पेन ले लेंगे, व्हाइट कलर ले लेंगे, आ गया, हार्ट अटैक से वो सफर कर रहा है। इसको हम लोग साइंटिफिक वे में बोल सकते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वी कैन से इट्स अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ओके। सो हार्ट अटैक से पेशेंट सफर कर रहा है, ऐसा डॉक्टर जज करते हैं, बिकॉज ऑफ पीआर इंटरवल और एसटी इंटरवल क्या हो गया, इलोंगेट हो गया, बढ़ गया, डिस्टेंस उसका बढ़ गया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये जो टी वेव है, ये जो टी वेव है वो क्या होता है, सप्रेस हो जाता है। तो अगर टी वेव पूरी तरीके से यू कैन कॉल सप्रेस हो चुका है, सप्रेस है ना, उसका सप्रेशन आ चुका है, तो वो टाइम पे डॉक्टर को पता चलता है कि दैट इज रिलेटेड टू एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज और एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन, एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन आ गई है। मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर टी वेव की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी हाइट है, वो अगर थोड़ी सप्रेस हो गई, दब गई, तो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन, ऐसा कहा जाता है। मतलब क्या कि वो पर्सन जो है, वो जो पेशेंट है, उसके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है, प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसे चेस्ट के करीबन बीच के एरिया में थोड़ा थोड़ा पेन होगा, वी आर कॉलिंग इट एज एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन, बराबर है, जहां पे पेशेंट के हार्ट को प्रॉपरली ब्लड नहीं सप्लाई होता है, अटक अटक के सप्लाई होता है, सही है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, कभी मैं इस पे लेक्चर लूंगा अलग से कि हार्ट अटैक क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, विल गो विद दैट, बट कोरोनरी आर्टरी पे ना अंदर की वॉल पे कोलेस्ट्रॉल लग जाता है, जिससे ब्लड को फ्लो होने के लिए प्रॉपर एरिया, प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है, उसकी वजह से क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन यहां पे होगी, ओके। कई बार जो पी वेव है, ये जो पी वेव आपको दिख रहा है, वो पी वेव जो है उसका यू कैन कॉल इंटेंसिटी जो है, मतलब उसकी जो यू कैन कॉल जो ऑन एन एवरेज उसकी ये आनी चाहिए, हाइट आनी चाहिए, वो हाइट क्या हो जाएगी, उसकी हाइट उसकी हो जाएगी इंक्रीज। कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज लीड टू वंस अगेन सेम कंडीशन, एथेरोस्क्लेरोटिक फीवर और एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन, ओके। और यू कैन कॉल रूमेटिक फीवर, उसको बोलते हैं हम रूमेटिक फीवर, ओके। जिससे क्या होता है कि आपका हार्ट के जो अलग अलग एट्रिया है, बेसिकली एट्रिया जो है उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस हैं जिसे डॉक्टर समझते हैं, और डॉक्टर क्या देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें डॉक्टर क्या देखने वाले हैं कि ये जो लेंथ मैंने बताई है, ये जो डिस्टेंस मैंने बताया है, वो डिस्टेंस कितना बड़ा है या कितना कम हुआ है, डॉक्टर पहले वो चेक करेंगे। दूसरा डॉक्टर क्या चेक करने वाले हैं, पहला मैंने बता दिया डिस्टेंस, ड्यूरेशन कितना है, इंटरवल। दूसरा डॉक्टर चेक करेंगे कि जो इंटेंसिटी है, पी वेव की इंटेंसिटी कितनी बड़ी कितनी कम हुई है, क्यूआरएस में क्यू कितना नीचे गया है कितना ऊपर गया है, आर कितना ऊपर नीचे गया है, एस कितना ऊपर नीचे गया है, वो है ना, और टी कितना सप्रेस हुआ है, कितना एलिवेटेड हुआ है, कितना ऊपर गया है। तो ये रीडिंग्स होते हैं जो डॉक्टर एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, जो आपका ग्राफ पेपर में जो रिप्रेजेंटेशन आता है उसमें, और उसके बेसिस पे डॉक्टर जज करते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विच डिसीज कंडीशन और विथ पैथोलॉजिकल कंडीशन। डन। तो आई होप कि मैंने ऊपर से ऐसा चीजें ऐसी बता दी है जो नॉट ओनली नीट के स्टूडेंट को काम में आएगी फॉर देयर एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन और मेडिकल पर्पस, बट ऑल्सो जो नॉर्मल पर्सन है, ओके, जिसे पता ही नहीं कि हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे होता है, ईसीजी क्या होता है, कैसे रीड करते हैं, उन्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि ये ईसीजी पैटर्न क्या है और डॉक्टर्स कैसे उसको रीड करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सो एट द एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी और बच्चों ने भी ये चीज नोट कर ली होगी, जो स्पेशली जो नीट के बच्चे हैं, है ना। ऐसे ही अच्छे वीडियो, नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आऊंगा जो नॉट ओनली नीट में लेकिन कॉमन पर्संस को भी काम में आएंगे उनके डेली रूटीन लाइफ में, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट।